गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं वो है फॉर नेक्स्ट। लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था वो काउंटर्स पे था। इनफैक्ट काउंटर के द्वारा लूप बनाना, काउंटर के द्वारा। और आपने देखा था जब काउंटर से हम लोग लूप बना रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक काउंटर ले रहे थे, एक वेरिएबल जिसको हमने काउंटर कहा था, एग्जाम्पल सी। हमने पहले सी को क्या किया था, सी इज इक्वल टू 0, यानी सी को हमने इनिशियलाइज किया था। फिर हमने सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, यानी कि इसको इंक्रीमेंट किया था। उसके बाद अगला काम ये जो कुछ भी करना था वो किया था, और जहां पर लूप खत्म हो रहा था वहां कंडीशन चेक किया था, क्या कि इफ सी लेस देन कितना, जितनी बार आपको लूप चलाना। अगर हमको 10 बार लूप चलाना था तो हमने कहा था इफ सी लेस देन 10। अगर ये लेस देन है तो हमने कंट्रोल को कहां भेजा था, इस स्टेटमेंट पे भेज दिया। हमने क्या है, लेस देन 10, तो आपने इसको बिगिनिंग ऑफ द लूप पे भेज दिया। और अगर लेस नहीं है तो कंट्रोल नीचे आ गया। यही तो किया था ना। फॉर एग्जाम्पल पूरा प्रोग्राम अगर आप देखें तो आप यही कहा था आपने, 10 लेट c is equal to 0, 20 let c is equal to c plus 1। उसके बाद 30 पे आपने क्या किया था, प्रिंट c। 40 पे if c less than 10 then go to कहाँ, 20, और नहीं तो हम एंड पे आ। तो देखिए यहां चला c की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1, c छाप दिया। उसके बाद यहां आए, क्या c 10 से कम है, अगर है तो वापस ऊपर चले गए। वापस कहां गए, ये देखिए। और अगर नहीं है तो हम कंट्रोल बाहर आ गया और ये रुक गया। ठीक है ना। देखिए ये है बिगिनिंग ऑफ द लूप, ये क्या है, एंड ऑफ द लूप, और ये क्या है, पूरा बॉडी ऑफ द लूप। क्या है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये लूप कितनी बार चल रहा है, 10 बार। अगर यहां हम इसको 100 कर दें तो ये लूप कितना चलेगा, 100 बार। अगर 50 कर दें, 50। हर बार आप इसको काउंटर्स को बढ़ा रहे हैं और यहां पर काउंटर की वैल्यू प्रिंट करा। इस देखिए ये लूप फॉर्मेशन है, इनफैक्ट काउंटर के द्वारा लूप फॉर्मेशन। यानी अगर आप किसी काम को एक नहीं 10 बार करना चाहते हैं तो आप वो इस लूप के अंदर डाल दें। एक एग्जांपल हम लेके चले थे और उसमें हमने क्या किया था कि अगर एक मकान का एरिया निकालना है तो हमने क्या किया था, इनपुट A, इनपुट B, 30 पे लेट LA इज इक्वल टू L इंटू प्रिंट A। ये एक प्रोग्राम था जो लेंथ लेता था, ब्रेथ लेता था, एरिया निकालता था और प्रिंट कर देता था। अगर यही हमको 10 लोगों के अंदर के लिए करना है तो हम ये क्या करते हैं, इस पूरे को इस लूप के अंदर डाल देते हैं, और अगर इसको इस लूप के अंदर डाल दिया तो ये 10 बार एग्जीक्यूट। तो खैर हमारे यहाँ पे कहने का मतलब है, अभी आपने काउंटर से लूप बनाए, और काउंटर से लूप बनाने में आपने 3 काम किया। काउंटर को इनिशियलाइज किया, फिर काउंटर को इंक्रीमेंट किया, फिर आपने काउंटर को चेक किया कि क्या काउंटर जितनी बार चलाना है उससे कम है या नहीं। अगर कम है तो आपने रिपीट करने के लिए वापस ऊपर भेज दिया। ठीक है। तो ये है एक लूप फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ काउंटर। और काउंटर किससे चल रहा है, इफ देन गो टू। यही चीज हम लोग और आसानी से एक और स्टेटमेंट है उससे कर सकते हैं, और वो है फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। फॉर एंड नेक्स्ट ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट है, ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट।
जैसे रीड और डेटा आपने पढ़ा था, ये दो अलग स्टेटमेंट है, मगर जब भी प्रोग्राम में रीड इस्तेमाल हो रहा है हमेशा डेटा भी। इसी तरीके से फॉर और नेक्स्ट दो अलग स्टेटमेंट है, मगर जब भी प्रोग्राम में फॉर इस्तेमाल होगा हमेशा नेक्स्ट भी इस्तेमाल। इसीलिए इस फॉर नेक्स्ट को हम लोग हमेशा साथ लिखते हैं और ये इसका रिप्लेसमेंट है। इसको कहते हैं फॉर नेक्स्ट को कि इट इज एन ऑटोमेटिक लूपिंग स्टेटमेंट, ऑटोमेटिक लूपिंग स्टेटमेंट। तो फॉर नेक्स्ट आर टू डिफरेंट सेपरेट स्टेटमेंट्स बट आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर विद इन द प्रोग्राम। ठीक है ना? इट इज बेटर नोन एज ऑटोमेटिक लूपिंग स्टेटमेंट। यहां पर आइए, सबसे पहला पार्ट है फॉर। हम लोग उस फॉर को देखें फिर नेक्स्ट को देखते हैं। फॉर का सिंटेक्स है, सिंटेक्स है फॉर का, फॉर x इज इक्वल टू y टू z। अभी नहीं देखिए, अभी इसमें आगे हम इंक्रीज करेंगे इसको, मगर अभी इतना समझिए। फॉर x इज इक्वल टू y टू z। वापस एक मिनट इधर आ जाएंगे तो यहां देखिए, जो हम लोगों ने यहां पर काउंटर्स के द्वारा लूप फॉर्म किया है, इसमें c जो है एक वेरिएबल है और वो वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसको इंक्रीमेंट करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं, फिर ऊपर भेजते हैं या नीचे भेजते हैं कंट्रोल। ऐसे वेरिएबल जो इस लूप को कंट्रोल कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रनिंग वेरिएबल। रनिंग वेरिएबल। अब ध्यान दीजिए, ये एकदम यही चीज है। यहां तीन चीज है, पहला इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट और ये। एक इधर देखिए, ये क्या है? जब पहली बार ये लूप शुरू होता है तो ये हम लोग कहते हैं बिगिनिंग ऑफ लूप। क्या है? बिगिनिंग ऑफ लूप। ये क्या है? एंड ऑफ लूप। और ये क्या है? बॉडी ऑफ। अब इधर देखिए, फॉर का काम पहला क्या है? फॉर का सिंटेक्स है लाइन नंबर। फॉर क्या है? इसको कहेंगे फंक्शनल कीवर्ड। ये रनिंग वेरिएबल है। जो सी आप वहां कह रहे थे, यहां पर क्या कह दिया आपने? एक्स। एक्स नहीं, आप चाहें तो आप सी ही कर दो। फॉर सी इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू जेड। ये क्या है? इसको आप रनिंग वेरिएबल। ये आप जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये कहलाती है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू। और 2 के बाद z जो है, इसको हम कहते हैं फाइनल वैल्यू। तो देखिए, फॉर का पहला काम क्या है? फॉर पहला है, इट शोज द स्टार्टिंग ऑफ द लूप। शोज स्टार्टिंग ऑफ लूप। समझ गए? ये कहां लगेगा? जहां से लूप शुरू होगा। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रोग्राम को देखिए, जब पहली बार लूप चलता है तो सी की वैल्यू कितनी है? 1। लूप में यहां 0 करते हो और जब आते हो तो पहली बार 1। इसी तरीके से ये जो इनिशियल वैल्यू का मतलब है कि जब पहली बार लूप चले तो सी की वैल्यू कितनी। तो इनिशियल मतलब बिगिनिंग वैल्यू। और ये क्या है? आप फाइनल वैल्यू, कितनी बार आपको लूप चलाना था? 10 बार। तो फाइनल वैल्यू कितनी थी? 10। तो इस तरीके से यहां पर फाइनल वैल्यू। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, आपका इसके ऊपर 5, 2 बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। जब पहली बार फॉर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तब सी क्या है? रनिंग। सी को ये क्या है? इनिशियल वैल्यू, पहली वैल्यू से इसको इनिशियलाइज करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा।
ये सिर्फ एक ही बात, समझ गए? तो दूसरी काम क्या है? आपने कहा इट शोज द स्टार्टिंग ऑफ द लूप। दूसरा आप कह सकते हैं इट इनिशियलाइजेस द रनिंग वेरिएबल। क्या करता है? इनिशियलाइजेस द रनिंग वेरिएबल। कब? जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है, व्हेन इट इज फर्स्ट टाइम। समझ रहे? फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होता है तब रनिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज करें। तीसरा एक और काम है, अभी हम बाद में बताएंगे, 2 मिनट आप छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद आइए तो फॉर शोज द स्टार्टिंग ऑफ द लूप। फॉर इनिशियलाइजेस द रनिंग वेरिएबल विद द वैल्यू गिवन आफ्टर द असाइनमेंट इफ स्टेटमेंट। कब? व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। जब भी पहली बार एग्जीक्यूट होगा तो रनिंग वेरिएबल को काहे से इनिशियलाइज करेगा? इनिशियल। समझ गए? आइए हम लोग देखें अगला स्टेटमेंट जो है कौन सा? नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स जो है लाइन नंबर नेक्स्ट सी। ये क्या है? ये लाइन नंबर है। ये क्या है? फंक्शनल कीवर्ड है। और ये क्या है? रनिंग वेरिएबल। ध्यान दीजिए, अगर फॉर के साथ सी लिया है तो नेक्स्ट के साथ भी सी लेंगे। अगर फॉर के साथ एक्स लिखा है यहां पर तो यहां पर क्या होगा? एक्स। अगर यहां फॉर के साथ आई लिखा है तो यहां क्या होगा? तो देखिए, ख्याल रखिएगा, ये वही वेरिएबल है जो आपको करना। अब नेक्स्ट का काम क्या है? नेक्स्ट फॉर स्टार्टिंग, उल्टा ही चलिए। नेक्स्ट का काम क्या है? स्टार्टिंग ऑफ द लूप बताना। अरे सॉरी, फॉर का काम स्टार्टिंग ऑफ द लूप बताना। और नेक्स्ट का पहला पॉइंट लिख लिए। नेक्स्ट का पहला काम क्या है? शोज द एंड ऑफ लूप। क्या करता है? इट शोज द एंड ऑफ द लूप, लूप का खत्म बताना, यानी ये कहां पर होगा? ये आखिरी। दूसरा काम क्या है कि जब भी ऊपर से कंट्रोल यहां आता है, जब भी आएगा, ये नेक्स्ट को इंक्रीमेंट देता है। नेक्स्ट का काम क्या है? इंक्रीमेंट देना। किसको? रनिंग वेरिएबल को इंक्रीमेंट देना। तो क्या है दूसरा काम? क्या है? इंक्रीमेंट्स द रनिंग वेरिएबल। इट इंक्रीमेंट्स द रनिंग वेरिएबल। ठीक है? तीसरा एक और काम है। तो अभी देखिए, जब ऊपर से चले तो सी की वैल्यू 1 थी, यहां आए सी की वैल्यू कितनी हो गई? अब 2 हो गई। और तीसरा काम इसका यह है कि इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। बिगिनिंग ऑफ द लूप मतलब कहां? फॉर। लिख लो, इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल back to the beginning of loop। और beginning of the loop कहां पर है? for स्टेट। समझ गए? क्लियर है? Yes। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसी चीज को, ये जो आपने यहां लिखा है, यहां तक आ रहा है सी से जांच, जो ये आपने लिखा है लेट सी इज इक्वल टू 0। बिगिनिंग ऑफ द लूप में आपने कहा कि सी इज इक्वल टू 1। अब देखिए, इसी स्टेटमेंट को अगर हम यहां देखें तो देखिए, यहां पर आप इस स्टेटमेंट के बजाय आप यहां लिखेंगे 10 फॉर सी इज इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या है? 1 होनी चाहिए जब लूप चले। 2 कहां तक चलाना है? 10 तक। ये कितना है? 10। तो यहां पर आप लिखेंगे 1 to 10। ये देखिए ना, फॉर सी, सी रनिंग वेरिएबल, इनिशियल वैल्यू 1, फाइनल वैल्यू 10। समझ गए? ये बिगिनिंग ऑफ द लूप। उसके बाद आखिर में आपने क्या लिखा? ध्यान दीजिए, आपने लिखा 20 पे प्रिंट सी। देखिए, यही पूरा प्रोग्राम है। प्रिंट सी यहां पर था ना इस लूप के अंदर,
यही चीज हमने यहां पे की, प्रिंट सी, और 30 पे क्या कर दिया, नेक्स्ट सी। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, कुछ नहीं है, एकदम वही प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं वही चल। क्या हुआ, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक बॉक्स बनेगा और उस बॉक्स का नाम क्या पड़ गया, और वो इनिशियलाइज काहे से हुआ, 1 से। इसके बाद कंट्रोल नीचे आया, क्या प्रिंट किया, सी का मान क्या प्रिंट हो गया, 1। इसके बाद यहां आया, नेक्स्ट का काम क्या है, इट शोज दिस एंड ऑफ द लूप, ये लूप का एंड हुआ। इसके बाद दूसरा काम क्या है, इसको इंक्रीमेंट किया, सी अभी कितना था, 1, अब कितना हो जाएगा, 2, तो अब सी 2 हो गया। और तीसरा काम फॉर का था कि नेक्स्ट का था, इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द। अब ये कंट्रोल वापस ऊपर गया, कहां पर गया, फॉर के पास। ध्यान दीजिए, फॉर पहली बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, हमने बताया था कि फॉर शोज द स्टार्टिंग ऑफ द लूप, दूसरा बताया था इट इनिशियलाइजेस द रनिंग वेरिएबल विद द वैल्यू गिवन आफ्टर द असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि पहली बार जब आएगा तब सी को 1 से करेगा, अगली बार जब नीचे से आएगा तो इनिशियलाइज नहीं करेगा बल्कि कुछ और करेगा। ये तीसरा पॉइंट आपको हमने छोड़ा था ना। तीसरा क्या है, जब यहां से वापस आएगा तो एक काम और है, वो चेक करेगा कि रनिंग वेरिएबल की, चेक क्या करेगा, रनिंग वेरिएबल की वैल्यू क्या इसके और इसके अंदर है। इफ द वैल्यू इज विद इन रेंज, रेंज क्या है, x y और z। अब ये वैल्यू क्या हो गई, c हो गई थी ना, वैल्यू कितनी हो गई थी, कितनी हो गई थी, 2 हो गई, और 2 y और z 1 और 10 के बीच में, अगर अलाउड है, अगर 1 और 10 के बीच में है तो कंट्रोल अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा, 2। फिर यहां आया, c क्या हो गया, 3, यहां आया, एंड ऑफ द लूप 3 हो जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, चेक करेगा 1 और 10 के बीच में है, अंदर अलाउ करेगा, और ये लूप चलता रहेगा, 9 हो जाएगा, 3 4 9 होने के बाद यहां आया, c क्या हो गया, 10 के बाद ये c की वैल्यू 10 हो गई, 10 के बाद वापस कंट्रोल गया, क्या 1 और 10 के बीच में है, अभी रेंज के बाहर, और अगर रेंज के अंदर है तो अंदर अलाउ होगा, और जब यहां आया तो क्या हो जाएगा, 10 प्रिंट, और 10 प्रिंट करने के बाद यहां आया 11 होने के बाद नेक्स्ट का काम क्या है, इंक्रीमेंट करना, एंड ऑफ द लूप बताना, इंक्रीमेंट करना, कंट्रोल को वापस करना। अब यहां पर आया वापस, क्या वैल्यू लेके आया, 11। क्या सी की वैल्यू 1 और 10 के बीच में है कि नहीं है, नहीं। और अगर नहीं है तो क्या लूप में अंदर घुसने देगा, लात मार के भगा देगा, और भगाएगा कहां, जहां से तुम आए थे उसके अगले में भगवान से, तो ये आया कहां से सर, नेक्स्ट से, तो अगला स्टेटमेंट यहाँ के अंदर ना होके अगले एंड पे आ जाए। समझ रहे हैं? तो देखिए फॉर का 3 काम है, इट शोज द स्टार्टिंग ऑफ द लूप, दूसरा इनिशियलाइजेस द रनिंग वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम, एक ही बार इनिशियलाइज करेगा, और तीसरा काम क्या है वो भी आप नोट कर लीजिए, हमने नहीं लिखाया है, क्या लिखाया है, इट चेक्स वेदर द वैल्यू ऑफ द रनिंग वेरिएबल, इट चेक्स if the value of running variable is within range, if the value of the running variable is within range, and if it is within range allows it to enter the loop, अगर रेंज के अंदर है तो लूप के अंदर घुसने देगा, और वरना ठीक है ना, if in range allows the control to enter loop,
और इफ आउट ऑफ रेंज है तो कंट्रोल इज नॉट अलाउड और कहाँ होगा, नेक्स्ट के अगले स्टेटमेंट पर कंट्रोल। तो देखिए यहां पर अगर आप गौर कीजिए तो बहुत सिंपल, वही जो आप 1 से 10 तक कर रहे थे यहां पर हो जाएगा। क्यों भाई, अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, आपसे कहा गया 1 to 10 जनरेट करो नंबर, ये कर दिया उसने। बोलो अगर आपसे कहा जाए राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट 1 to 10 नंबर एंड ऑल्सो फाइंड द सम, कुछ नहीं है, आपने पुराने प्रोग्राम्स में किया है। आप 5 लाइन नंबर पे क्या कर दीजिए, लेट t इज इक्वल टू 0, टोटल नाम का वेरिएबल ले लो, 0 ले लो। उसके बाद जैसे ही नंबर यहाँ जनरेट हो जाता है, यहाँ पर कहीं पर भी आप 15 पे या 25 पे लिख दो लेट t इज इक्वल टू t प्लस। देखिए ये लूप फॉर्म कर रहा है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, लूप। और जितनी बार आप चाहे इस लूप को चलाएं, और जितनी बार लूप चलेगा c की वैल्यू पहली बार 1 करेगा, उसके बाद हर बार बढ़ाता जाएगा। कब तक बढ़ाता जाएगा, जब तक c की वैल्यू 10। और क्योंकि इसी लूप में आपने कहा है प्रिंट c, तो c का मान भी छप जाएगा। और आपने कहा है टोटल लेट t इज इक्वल टू t प्लस c, तो जो नंबर जनरेट हुआ वो टोटल नाम के एक वैल्यू t नाम के वेरिएबल में ऐड भी होता जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई, जब सारे नंबर जनरेट हो गए तो आपको टोटल प्रिंट भी तो करना था। तो देखिए आपको एंड नहीं करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स, नोटेशन क्या है, और 50 पे। तो देखिए आपसे कहा जाए 1 से 10 नंबर जनरेट करो, कर लोगे? आपसे कहा जाए 1 से 10 नहीं करना है जनरेट, 1 से 100 तक करना है, और क्या होगा, देखिए इनिशियल वैल्यू 1, फाइनल वैल्यू 10 नहीं है, कितना है 100। समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर है? अब देखिए ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो देखिए ये एक लूप बन रहा है, और इस लूप को एक ऑटोमेटिक लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। इस लूप को एक ऑटोमेटिक लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इनिशियलाइज नहीं करने की जरूरत पड़ी, ऑटोमेटिक जब पहली बार चला तो इसने ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर दी, आपको कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब कंट्रोल वापस नेक्स्ट से आया तो उसने ऑलरेडी चेक कर दिया कि ये वैल्यू जो है सी की रेंज के अंदर है। समझ गए? फॉर नेक्स्ट के लिए जो आप लोग फ्लो चार्ट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आप ये वाला बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, ये लूपिंग बॉक्स कहलाता है। समझ गए? अगर आपको कहा जाए राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपने क्या किया, स्टार्ट किया, एक काउंटर ले लिया जिसमें आप टोटल भी कर रहे हैं, तो टी ले लिया आपने 0, सी को 0 इनिशियलाइज करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर नेक्स्ट पहली बार जब लूप चलेगा वो वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेता है। आपने यहां पर बॉक्स बनाया इस शेप का, देखिए ये सेट में बनता है बॉक्स, यानी एक फॉर के लिए और दूसरा नेक्स्ट। यहां पर आपने लिख दिया फॉर सी इज इक्वल टू 1 to 10, और फिर आपने क्या किया, अंदर जब लूप में आए तो आपने प्रिंट सी भी कर दिया, और t इज इक्वल टू t प्लस सी, और यहीं पर आपने नेक्स्ट का भी बॉक्स यहां पर नेक्स्ट सी, इन दोनों बॉक्सेस को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं। इसका मतलब है यही ऊपर भी जा रहे, यही नीचे, और बाहर आप आए तो आपने प्रिंट किया सी, अरे प्रिंट क्या किया, प्रिंट टी, और आप स्टॉप। तो देखिए ये एक लूप है। फॉर का जो बॉक्स ऐसे बनेगा, तो देखिए फॉर इज एन ऑटोमेटिक लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर इज एन ऑटोमेटिक लूपिंग।
जब भी ये एग्जीक्यूट होता है पहली बार फॉर क्या करता है, सी को रनिंग वेरिएबल, सी यानी कि रनिंग वेरिएबल उसको पहली वैल्यू से इनिशियलाइज करता है, और जब नीचे से वापस आता है तो चेक करता है कि क्या सी का वैल्यू इस रेंज में है। अगर रेंज में है तो एंटर करने देता है, और नहीं तो लात। आप लोग को ये चीज खूब समझ में आता है, लात मार के भगा देता है, ठीक है ना। तो इसको ये बाहर आएगा और ये प्रिंट करके, ठीक है, समझ में आया। बहुत मुश्किल है ना फॉरनेक्स। अरे यार आपका तो सारा काउंटर से सब आप लोग कर चुके हो, और यही ये दूसरा तरीका। अब अगर आपसे कहा जाए 100 से लेके 200 करना है तो कोई कर सकता है इसको? Yes, sir. कौन करेगा? जल्दी 100 से लेके 200 फ्लो चार्ट। पहली वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100, और फाइनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 200। ऐसे ही प्रोग्राम में भी आप ऊपर कर देंगे। इनिशियल वैल्यू कहां से करना है? 100 से 200। और वही पूरा चला। देखिए ये एक लूप फॉर्म हुआ, और ये लूप कर, देखिए ये स्टार्टिंग ऑफ द लूप, एंड ऑफ द लूप। इंक्रीमेंट कौन देता है? नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप कह सकते हैं कि ये बेटर है या काउंटर्स? ये ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा आसान है। मगर अब आप ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया भैया 1 2 4 6 8 10 जनरेट करो। ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए इनिशियल वैल्यू तो 2 हुई, फाइनल वैल्यू कितनी है? 100 है। बोलो भाई। यस सर। यहाँ तो सही है, मगर इंक्रीमेंट आप देखिए तो +2 का, क्या इससे आप कर सकते हैं? ये अभी तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने आपको आधा ही पढ़ाया है। असली में इसका पूरा सिंटेक्स है फॉर C = Y to Z स्टेप Q। स्टेप का मतलब सीढ़ी का मतलब चढ़ो, कितना बढ़ो 2। आपने यहाँ लिखा Q, यहाँ Q का मतलब है कि इतना चढ़ना। अगर आप सीढ़ी कितनी चढ़नी है कुछ नहीं देते, जैसे अभी आपने इस प्रोग्राम में कुछ दिया है कि स्टेप कितना होगा, कुछ नहीं, तो हमेशा इंक्रीमेंट +1 का होता है। हमेशा इंक्रीमेंट कितने का होता है? +1। डिफॉल्ट में +1। अगर +1 देना चाहते हैं तो स्टेप हम क्यों देंगे? मगर इसके अलावा कुछ अगर देना चाहते हैं तो आप स्टेप, जैसे अब आपसे कहा गया कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट नंबर्स फ्रॉम बिटवीन 2 to 100, और कैसे नंबर होना चाहिए? और इवन नंबर्स, तो यानी इंक्रीमेंट 2 का। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, वही फ्लो चार्ट, वही प्रोग्राम चल रहा है। यहां पर आपने क्या करेंगे? आप कहां से चलना है पहले बताइएगा, कहां से चलना है? 2 से। तो इनिशियल वैल्यू पहली बार 2 हो, कहां तक जाना है? 100 तक। कितना ले दो? बढ़ावा कितने का देना है हर बार? +2। तो यहां पर आगे आप लिख देंगे स्टेप। अब ध्यान दीजिए, जब शुरुआत में प्रोग्राम बना चला तो टोटल को 0 लिया, T नाम का बॉक्स लिया। T नाम का बॉक्स हम लोग काहे के लिए ले रहे हैं? टोटल ऑफ नंबर्स। शुरुआत में कोई नंबर नहीं जनरेट हुआ, टोटल 0। यहाँ आए C नाम का बॉक्स बनाया और उसमें कितना रख लिया? 2। क्या 2 और 100 के बीच में है? अंदर घुसे, यहाँ आए 2 छापा, 2 को टोटल में करके टोटल स्टोर हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है? एंड ऑफ द लूप, दूसरा काम इंक्रीमेंट। अब देखो यहाँ पर हमने पिछली बार कभी नहीं लिखवाया था कि 1 का कर रहा है या कुछ कितने का कर रहा है, हमने कहा इंक्रीमेंट करता। अगर कुछ नहीं है तो इंक्रीमेंट +1 का करें। पर यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो दिया हुआ स्टेप नेक्स्ट कंसल्ट करेगा स्टेप को, उसके आगे कितना दिया है? तो अब 2 था, 2 + 2 4। सी में कितना आ जाएगा? 4। क्या 2 और 100 कंट्रोल ऊपर आया, 2 और 100 में बीच में है, अंदर आया, क्या प्रिंट किया? 4। टोटल में किया 4। फिर 6 8 98 छापा। 98 छापने के बाद यहाँ आया नेक्स्ट सी, कितना हो गया? 100।
ऊपर गया, क्या 2 और 200 के बीच में है? इसी रेंज में है, इसके बाहर नहीं, अंदर आएगा। क्या करेगा? प्रिंट 100 भी करेगा और 100 को भी टोटल में करेगा। इसके बाद यहाँ आया नेक्स्ट सी, क्या करेगा? 102। अब ऊपर गया, अंदर घुसने को मिलेगा, कहाँ जाएगा? नेक्स्ट के अगले स्टेटमेंट पे, नेक्स्ट के यानी कि लाइन नंबर 40 पे आया, सम ऑफ नंबर्स यहाँ प्रिंट करके बाहर। ठीक है? तो अगर आपको 2, 4, 6, 8 करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? और उसका सम भी आपने निकाल लिया। अगर आप ध्यान दीजिए, आपको करना है इसी तरीके से, आप यहाँ पर स्टेप करके फ्लो चार्ट आप ऐसे ही बनाइए। इसी तरीके से अगर आपको 1, 3, 5 और 100 के अंदर करना है तो क्या करेंगे? इनिशियल वैल्यू कौन आया था अभी बोर्ड पे? चलो जल्दी हो। क्या हुआ? इनिशियल वैल्यू क्या होनी है? 1। हेलो साफ। इनिशियल वैल्यू 1 होनी है, फाइनल वैल्यू 99। क्या आप 100 भी लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगला 99 के बाद वो 101 आएगा और अंदर घुसने नहीं देगा, तो आपने 100 लिखा इसमें। तो देखिए शुरुआत में चला सी की वैल्यू 1, इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ आया 1 प्रिंट किया, नेक्स्ट ने इंक्रीमेंट किया कितने का? 2 का, वहां पहुंच गया 3 हुआ, 1 + 2 3, 5, 7 इस टाइप से ये करता चला जाएगा। तो फॉर नेक्स्ट तो बहुत मुश्किल है ना? आप लोग यही सारा लूप आपने GoTo से कराया है, काउंटर से, ये और आसान उसको कर दो। ठीक है? पर मगर अब ये प्रॉब्लम दूसरी आ गई। प्रॉब्लम आ गई है कि हमको ध्यान दीजिए, प्रिंट करना है 100, 99, 98, 97, 1 तक। कैसे होगा? अब ध्यान दीजिए, चीज वही है। आपको पहले तो ये देखिएगा, ये क्या इंक्रीमेंट है? -1 का। इनिशियल वैल्यू क्या है? 100। फाइनल वैल्यू क्या है? 1। तो अब देखिए, आप सिर्फ वही लाइन में लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फॉर, साफ मिटाइए, फॉर C = 100, इनिशियल 100 कर दो, फाइनल 1 कर दो, और इंक्रीमेंट कितने का होगा? -1। ठीक है? हो जाएगा ना? पहली बार रन किया, C 1 हो गया, C 100 हो गया, उसके बाद जब इंक्रीमेंट हुआ तो -1 का होगा, और इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा। ठीक है? 100, 98, 97 करना है तो क्या होगा? आप यहाँ पर -2 कर देंगे, और इस तरीके से ये पूरा लूप चलेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कोई भी नंबर आपको जनरेट करना, कोई भी, तो आप आराम से कर लेंगे नहीं? ऊपर से नीचे 1 to 100, 100 to 1, 5000 to 10,000, 10,000 to 50, कुछ भी हो, 5, 10, 15, 5, 10, 15 में क्या होगा? 100, 95, 90, इंक्रीमेंट क्या हो गया? तो 3 चीजें हमने जोर हमेशा दी आपसे, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। समझ गए ना? आप लोग तो सब पढ़ चुके हैं, क्या बचा है आपका? कुछ इज इट सिंपल और नॉट? Yes, sir. आप अपना इसको आराम से कर सकते। अब एक चीज बताओ, एक बात बताइए, यहाँ पर अगर हम 50 पे लिखें प्रिंट C, और C = 1 to 100, प्रिंट C लिखा, तो ये क्या होगा? यहां से यहां तक तो 1 to 100 छापेगा, और यहां फिर आया तो फिर से दोबारा 100 छाप देगा। क्या होगा? यहाँ पर सर 101 छापे। ध्यान दीजिए, ये इसकी ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब लूप से बाहर, और लूप से बाहर कब आ रहा है? जब C की वैल्यू इस रेंज के बाहर है, यानी जब 101 होगा तभी ये बाहर आया, और इस लूप के बाहर जब आया तो ये 100 नहीं बल्कि 101। इस चीज का ध्यान।
अगली चीज देखिए, ध्यान दीजिए, ये बताओ ये लूप चलेगा कि नहीं चलेगा, ये प्रोग्राम चलेगा या नहीं? यस चलेगा। प्रोग्राम चलेगा और कुछ काम कर रहा है। हाँ, ये काउंटर्स 1 to 100 बढ़ा रहा है, मगर आपने कहा वैल्यू मत छापो, आपने कुछ कहा नहीं, इसलिए 1 2 3 4 100 बार लूप चल रहा है। ये 100 बार ये लूप चलाया इसने, आपने नहीं कहा प्रिंट करने को, सी नहीं किया। अगर आप इसके बीच में, अब ध्यान दीजिए, ये एक लूप बन गया, ये एक, इसके बीच में जो स्टेटमेंट होगा, जितनी बार लूप चलेगा वो, जैसे अब आप हम कह रहे थे ना कि अभी आपने काउंटर के थ्रू एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें एक आदमी की लेंथ ब्रेथ लिया था प्लॉट का, एरिया निकाला था। तो देखिए आप वही वाला प्रोग्राम 10 लोगों के लिए करते, तो एक आदमी का प्रोग्राम बना दीजिए, क्या हुआ, इनपुट L 20 पे, इनपुट B 30 पे, लेट A इज इक्वल टू L इंटू B 40 पे, प्रिंट। देखिए ये एक के लिए बन गया, ये कितनों के लिए बना, एक के लिए। अगर ये 10 लोगों के लिए करना है तो ध्यान दीजिए, ये 10 लोगों के लिए अगर करना है तो इसको एक लूप के अंदर डाल दें, और लूप अभी आपने देखा कि ये 2 स्टेटमेंट से आपका लूप फॉर्म होगा। कैसे, आपने ऊपर एक स्टेटमेंट लगा दीजिए लाइन नंबर 5 पे, फॉर C ले लो, I ले लो, कुछ भी ले लो, वेरिएबल है, फॉर I इज इक्वल टू 1 to 10, और जहां पर ये काम खत्म हो जाता है, आप वहां पर ये 50 है, 40 है, 50 पे कर दो, नेक्स्ट I, और 60 पे। तो देखिए ये लूप चलेगा, ये लूप कितनी बार चलेगा, 10। जब भी चलेगा, लेंथ लेगा, ब्रेथ लेगा, एरिया कैलकुलेट करेगा, प्रिंट करेगा। समझ रहे हैं? एक लड़के का रिजल्ट आप बना सकते हैं, कैसे, M1 M2 M3 लिया, टोटल लिया, पास फेल निकाल लिया। और अगर ये आपके क्लास में 70 लड़के हैं तो एक का आपने बनाया, ये प्रोग्राम एक का बना, मान लिया ये प्रोग्राम का है, एक लड़के के लिए, और इसी के ऊपर आपको 70 बार चलाना है, 70 कर दीजिए, चल जाएगा नहीं? तो देखिए ये लूप का फॉर्मेशन करके आप इसको, जो काम इसके बीच में लगाएंगे, कुछ भी डालिए, वो इतनी बार, तो ये आपका ऑटोमेटिक लूपिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, एक और चीज होती है, वो है नेस्टेड लूप। वो क्या है, नेस्टेड। अब आइए हम लोग देखें नेस्टेड। नेस्टेड लूप क्या है, नेस्ट मतलब घोंसला, लूप के अंदर लूप, इसको नेस्टेड लूप। अगर आप गौर कीजिए तो ये क्या है, एक लूप है, अगर एक लूप के अंदर एक और लूप हो तो वो नेस्टेड। जैसे एक ये लूप और इस पूरे लूप को एक और लूप में आप कर दीजिए तो ये नेस्टेड लूप, इसको एक और में कर दीजिए तो ये भी नेस्टेड। ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, हर नेस्टेड लूप, हर लूप में एक रनिंग वेरिएबल होता है, हर लूप में ये लूप का शुरुआत है, ये लूप का खत्म, ये इस लूप का शुरुआत, ये इस लूप का खत्म, ये इस लूप का शुरुआत, ये इस लूप का खत्म। ध्यान रखिएगा, जितने भी नेस्टेड लूप होंगे उसमें अंदर कंट्रोलिंग क्या है, रनिंग वेरिएबल, तीनों में रनिंग वेरिएबल अलग अलग। ठीक, समझ रहे ना? जैसे आप लोग एग्जाम्पल आपको बताएं, आप लोग घड़ी होती है, डिजिटल घड़ी देखिए ना, स्टॉप वॉच है। अगर आप स्टॉप वॉच अगर आप बनाना चाहें तो क्या है, पहले क्या चेंज होता है, सेकंड, पहले क्या चेंज होता है, सेकंड। तो आपने कितनी बार होता है, 0 to 59, ध्यान दीजिए,
अब इसका फ्लोचार्ट तो आप समझ ही जाएंगे। आपने लिखा फॉर s इज इक्वल टू 0 टू प्रिंट s और फिर नेक्स्ट। देखिए ये एक लूप चला और क्या छापेगा, पहले 0 फिर 1 फिर कितना 15। उसके बाद आपको क्या चेंज करना है, मिनट। तो देखिए एक इसके ऊपर और इसको पूरे को कितनी बार रन कराना, 1 मिनट में ये पूरा 59 आएगा। तो आप एक वेरिएबल और ले लीजिए, नाम मिलता जुलता, फॉर m इज इक्वल टू 0 टू 59 नेक्स्ट m। ध्यान दीजिए ये एक अलग लूप बन गया। एक बार ये लूप चलेगा 59 बार ये लूप, और फिर कॉमा m कर दो। तो देखिए ये छापेगा 0 0 0 0 1 0 2 0 3 से लेके 0 59। इसके बाद ये बदलेगा, ये होगा 1 0 1 1 1 2 और फिर ये इस टाइप से ये चलेगा। घंटे कितने, 24 घंटे। अब इसी के अंदर इसको एक और लूप में डाल दो, फॉर h इज इक्वल टू 0 टू 23 नेक्स्ट। क्या चीज, h। अब देखिए ये लूप है 24 बार ये चले। तो अगर आप गौर कीजिए और यहाँ पर आप h कर दो, तो देखिए आपका ये जो छपेगा ये एक डिजिटल वॉच की तरह छपेगा। इसको आप लाइन नंबर देना जरूरी है, बेसिक का है, सब लाइन नंबर। तो देखिए ये ध्यान दीजिएगा। अब हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि देखिए अंदर वाला लूप पहले खत्म होगा, जो रनिंग वेरिएबल इसका होगा वही यहाँ होगा। फॉर सेकेंड है तो ये s होगा, फिर यहाँ पर तो अंदर वाला लूप m है ये खत्म होगा, फिर h है तो ये सबके रनिंग वेरिएबल देखते हैं। लूप कभी ओवरलैप या क्रॉस नहीं हो सकता, लूप कभी ओवरलैपिंग, यानी कि आपने यहाँ पे कह दिया फॉर s और s यहाँ लगा दिया m यहाँ लगा दिया, ये नहीं होगा। अंदर पहले शुरू हुआ, अंदर वाला पहले शुरू हुआ है तो अंदर वाला पहले खत्म। समझ रहे हैं, इस तरीके से ये काम करेगा। थैंक यू, आज इतना ही का।